दोस्तों पेटेंट्स एक्ट का सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 7 सिर्फ दिखने में छोटा है, लेकिन एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से पूछते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लास नहीं रहने वाली हमारी, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ जो भी लाइन टू लाइन है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा जो पेटेंट्स एक्ट है, कानून है, वो क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग लास्ट क्लास में अपना सेक्शन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट क्लास दिया था इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 4 वो क्या बोलता है। वो बोलता है जो भी आपका इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है वो पेटेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको पढ़ाया था क्योंकि जो आईपी इंडिया की वेबसाइट है वहाँ से जो पेटेंट्स एक्ट का पीडीएफ डाउनलोड किया गया था, उसमें लिखा हुआ है डेटेड 5 मई 2026। और ये जो आपका सेक्शन नंबर 4 है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लिखे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि 2025 में आपका शांति बिल आया है। ठीक है, 2025 में आपका शांति बिल आया, जिसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि पेटेंट एक्ट के जो आपका सेक्शन नंबर 4 है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारे इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दे दिए हैं। मतलब ये बोला है कि कुछ कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जो कि इस कैटेगरी से बाहर रखे गए, मतलब उनको भी हम पेटेंट करा सकते हैं। तो ये हम लोग जब अपना शांति बिल वाली क्लास करेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको एक करेक्शन करना था कि जो मैंने आपको सेक्शन 4 बताया है, आप उसको ये समझिएगा कि अभी के लिए कुछ कुछ एक्सेप्शंस ऐड किए गए हैं शांति बिल 2025 के अकॉर्डिंग, बट जब वो क्लास करेंगे तब उसको वहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो चैप्टर 1 दोस्तों हमारा प्रिलिमिनरी एंड चैप्टर 2 इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 है दोस्तों हमारा एप्लीकेशंस फॉर पेटेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है दोस्तों, आपको नाम ज़रूर याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा आप आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। सो चैप्टर 3 है एप्लीकेशंस फॉर पेटेंट्स। अब चैप्टर 3 की आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स। मतलब कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिर्फ इन्वेंटर ही अप्लाई कर सकता है? वीडियो को पॉज करिएगा और दिमाग से सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या सिर्फ इन्वेंटर ही पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है या और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे आज के क्लास में कि और कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 7 हमें बताता है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का फॉर्म अगर कोई देता है तो कौन कौन फॉर्म देता है और उसके साथ साथ क्या क्या लगता है, कौन सा प्रूफ लगता है, क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी पड़ती, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3 का, सेक्शन नंबर 6, पर्सन्स एंटाइटल टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स। इसको थोड़ा सा समझिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट जो आपका सेक्शन नंबर 6(1), सेक्शन नंबर 6(1) क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 134। और मैंने यहां पर अलग से भी मेंशन कर दिया है सेक्शन 134। सेक्शन 134 क्या कह रहा है? नोटिफिकेशन एज टू कंट्रीज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब इसको सिंपल इजी लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री ने बोला कि जो है जो भी अपने उनके सिटीजन है, कोई कंट्री है उसके अपने जो सिटीजन है वो जो है इंडिया में अगर कोई पेटेंट के से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो देता है नॉर्मली, लेकिन इंडियन सिटीजन्स को अपनी कंट्री में वो राइट्स नहीं देता है। मान लीजिए सपोज कोई भी मान लीजिए कोई सिटीजन है, ठीक है, तो इंडिया में जो भी राइट्स उसके हैं पेटेंट से रिलेटेड वो अपनी कंट्री को देते हैं, लेकिन अगर सेम वही इंडियन सिटीजन जो है अपनी कंट्री में उसको वो राइट्स नहीं मिलते हैं जो वो अपने सिटीजन्स को देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन एज टू कंट्रीज। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकती है, नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और बता सकती है, उस कंट्री को स्पेसिफाई कर सकती है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 134 कहता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एन एप्लीकेंट फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन मे बी मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। तो सेक्शन नंबर 6(1)(a), by any person claiming to be the true and first inventor of the invention। by any person claiming to be the true and first inventor मतलब जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है तो वो अप्लाई कर सकता है पेटेंट के लिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 6(1)(b), सेक्शन नंबर 6(1)(b) क्या कह रहा है? बाई एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रेस्पेक्ट
ऑफ द राइट टू मेक सच एन एप्लीकेशन। मतलब कि जो भी कोई ऐसा पर्सन है जो ये क्लेम कर रहा है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का असाइनी है, तो वो भी आपका इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 61A यानी कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की बात हो रही है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की बात हो रही है। सेक्शन नंबर 1B में क्या कह रहा है? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का असाइनी। और इसकी डेफिनेशन देखिए, अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ये समझिएगा। यहाँ पर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी कि असाइनी क्या होता है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। एक बार वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ, सेक्शन नंबर 21AB। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, असाइनी। ठीक है, सेक्शन नंबर 21Y, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। फिर था हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन नंबर 21K, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वहां पर डेफिनेशन थी, अभी उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो यहां तक समझ में आ गया सेक्शन नंबर 61A एंड सेक्शन नंबर 61B। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 61C क्या कह रहा है? बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ वॉज एंटाइटल टू मेक सच एन एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन के लिए मान लीजिए फाइल करने जा रहा था, डेथ हो जाती है अचानक से, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी अप्लाई कर सकता है सेक्शन नंबर 61C में। ठीक है, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, पेटेंट एप्लीकेशन दे सकता है। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 6 और उसका सब सेक्शन है 2। क्या कह रहा है? एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1, मतलब अंडर सब सेक्शन 1 के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन ये सब जो दी गई हैं, बोला जा रहा है, मे बी मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस रेफर टू देयर इन आइदर अलोन और ज्वाइंटली विद एनी अदर पर्सन। मतलब कि या तो वो अकेले दे सकता है असाइनी, या अकेले हो सकता है, या फिर ज्वाइंटली हो सकता है, मतलब उसके साथ एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर या तो एक अकेला हो सकता है, या उसके साथ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेम ऐसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर की बात करते हैं, तो वो भी या तो एक अकेला हो सकता है अलोन, या फिर ज्वाइंटली, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपको समझ में आ गया पूरा एकदम आसानी से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट कि कौन कौन आपका अप्लाई कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 1, जो हम लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह सब देख ली थी, फिर चैप्टर नंबर आपका 2 था जिसमें हम लोगों ने देख लिया था नॉन पेटेंटेबल आपके इन्वेंशंस कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा सेक्शन है दोस्तों, ये सेक्शन आपको जरूर याद करना है। एप्लीकेशन फॉर पेटेंट्स का सेक्शन नंबर 6, पर्संस एंटाइटल टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत बेसिक सा है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है, सॉरी, सेक्शन नंबर आता है हमारा दोस्तों 7। अब सेक्शन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो सेक्शन नंबर 7 हमें क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 7, और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो थोड़ा बट बहुत इजी है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको डिफिकल्ट लगेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, और इसका जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही, तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में मैंने अगली स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, उसको वहां पर भी हम लोग समझ लेंगे। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले समझिए कहां पर मेंशन है। रूल नंबर 8 सब सेक्शन 1, शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स दिए गए हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, रूल नंबर 8.1 क्या कह रहा है। द फॉर्म्स सेट फोर्थ इन द सेकेंड शेड्यूल विद सच वेरिएशंस एज द सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस मे रिक्वायर शैल बी यूज फॉर द पर्पज मैंशनड देयर इन। यूज किए जा सकते हैं, आपके जो भी फॉर्म है उनका जो भी पर्पज है उसके लिए यूज किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 7.1 रूल 8.1। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 7.1। एवरी एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी फॉर वन इन्वेंशन ओनली एंड शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फिल्ड इन द पेटेंट ऑफिस। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन होगी पेटेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेंशन के लिए होगी, फॉर वन इन्वेंशन ओनली, एक इन्वेंशन के लिए। अगर एक से ज़्यादा इन्वेंशन हो जाते, तो मैंने आपको पेटेंट के जो आपका एप्लीकेशन के टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो पेटेंट एडिशन होता है, एडिशन ऑफ पेटेंट होता है, और अगर आपको एक से ज़्यादा इन्वेंशन के लिए आपको करना है तो क्या होता है, डिविजनल एप्लीकेशन होता है। तो वो एप्लीकेशन के टाइप्स आप लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस बताया था, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन एक इन्वेंशन के लिए लगेगी, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए, सॉरी एक इन्वेंशन के लिए आपका एक ही एप्लीकेशन लगेगा। एंड शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो ऑलरेडी पहले से दिया गया है, वो कहाँ पर दिया गया है, रूल नंबर 8(1) के अकॉर्डिंग सेक्शन, सॉरी शेड्यूल जो आपका सेकंड शेड्यूल है वहाँ पे दिया गया है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और फॉर्म कौन सा लगता है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म कौन सा लगता है, फॉर्म नंबर 1। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, फॉर्म नंबर 1 कब लगता है, फॉर्म नंबर 2 कब लगता है। जब पेटेंट फाइलिंग की लास्ट क्लास है आप वहाँ देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। एंड फाइल्ड इन द पेटेंट ऑफिस, फाइल्ड इन द पेटेंट ऑफिस। अब जो भी आपका पेटेंट ऑफिस लग रहा है, जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, न्यू दिल्ली का आ रहा है, मुंबई का आ रहा है, कोलकाता का आ रहा है, चेन्नई का आ रहा है, जो भी है वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 7(1), form of application. Every application for a patent shall be for one invention only and shall be made in the prescribed form and filed in the patent office. ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। फिर हमारा आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 7(1)(a), 7(1) और 1(a), ठीक है। इसको समझिए दोस्तों क्या है, ये क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 7(1)(a), नॉट 1, सिर्फ 7(1)(a), देखिए पढ़िए इसको क्या कह रहा है। एवरी इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी फॉर अ पेटेंट एज मे बी फाइल्ड डेजिग्नेटिंग इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट इफ अ करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन हैज ऑल्सो बीन फाइल्ड अंडर द कंट्रोलर इन इंडिया। सिंपल सा एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई इंटरनेशनल फाइल करता है पीसीटी के तहत इंडिया में, डेजिग्नेटिंग इंडिया, अगर कोई इंटरनेशनली फाइल करता है पीसीटी के तहत, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के थ्रू आता है, पीसीटी के थ्रू आता है, इंडिया में फाइल करता है, तो क्या बोल रहे हैं, उनकी भी जो एप्लीकेशन होगी वो भी एक नॉर्मल आपकी जो पेटेंट की एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन ट्रीट करी जाएगी, लेकिन बशर्ते इफ अ करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन हैज ऑल्सो बीन फाइल्ड बिफोर द कंट्रोलर इन इंडिया, एक करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन भी फाइल की जानी चाहिए। अब इसको आपको एग्जाम्पल से ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज कोई इंटरनेशनल किसी ने फाइल किया मान लीजिए, ठीक है, तो ऑब्वियस है पहले तो आपको क्या होगा, पीसीटी के थ्रू फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इंटरनेशनल फेज में जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल फेज में जाता है। मान लीजिए इंडिया के लिए उन्होंने, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको कंट्रीज इलेक्ट करना पड़ता है, कौन कौन सी कंट्रीज में आप दे रहे हैं, तो यहां पर आ जाता है नेशनल फेज में। तो अगर उन्होंने बोला कि क्या कह रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप कंट्रोलर के साथ भी एक एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, मतलब कि आप नेशनल फेज में भी अगर आ जाते हैं, इंटरनेशनल फेज के साथ साथ आप नेशनल फेज में भी आ जाते हैं, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो वही एप्लीकेशन मानी जाएगी जो नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन मानी जाती है पेटेंट एक्ट के तहत, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 7(1)(b) क्या कह रहा है, ये समझिएगा। फाइलिंग डेट को लेकर के बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट में डिफरेंस भी बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में फाइल कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आप बाहर इंडियन सिटीजन है, बाहर अप्लाई करते हैं, बाहर एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करते हैं, तब आपकी प्रायोरिटी डेट क्या होती है और फाइलिंग डेट क्या होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर कोई बाहर का फॉरेनर है और वो इंडिया में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, पीसीटी के तहत आता है, पीसीटी के थ्रू, तब फाइलिंग डेट क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझिए। सेक्शन नंबर 7(1)(b) क्या कह रहा है, द फाइलिंग डेट ऑफ एन एप्लीकेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 1(a), किस एप्लीकेशन की बात हो रही है, सब सेक्शन 1(a), जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया में आ जाएंगे और कंट्रोलर के पास एक करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन भी दे देंगे, नेशनल फेज में आ जाएंगे, तो उनकी भी नॉर्मल वैसे ही एप्लीकेशन ट्रीट करी जाएगी जैसे सबकी करी जाएगी, ठीक है। तो यही वो बोल रहे हैं, एन एप्लीकेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 1(a) एंड इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस बाय द पेटेंट ऑफिस एज डेजिग्नेटेड ऑफिस और इलेक्ट ऑफिस शैल बी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अकॉर्डेड अंडर द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी फाइलिंग डेट होगी दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वो ये कह रहे हैं जो भी हमारी फाइलिंग डेट होगी वो वही फाइलिंग डेट होगी जो आपने इंटरनेशनली फाइल किया है पीसीटी के थ्रू। बस सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं, जो आपकी फाइलिंग डेट होगी और एप्लीकेशन की वो क्या होगी, वो उन्होंने ये बोला है कि वो आपकी वही होगी जो भी आप इंटरनेशनल फाइल करेंगे पीसीटी के थ्रू, वही आपकी फाइलिंग डेट होगी, ठीक है। मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। मान लीजिए सपोज आपने आपने मान लीजिए चाइना में अप्लाई किया,
ठीक है, चाइना के आप हैं, आपने 1 जनवरी 2026 को चाइना में अप्लाई किया। फिर आपको पता है पीसीटी का टाइमलाइन क्या होता है, 12 महीने के अंदर आपको पीसीटी में अप्लाई करना होता है। फिर आप आ गए पीसीटी के तहत, ठीक है, पीसीटी के थ्रू आपने अप्लाई किया 1 जनवरी 2027 को। उसके बाद अब क्या हुआ, अब आपने इलेक्ट करी कंट्री इंडिया, इंडिया को आपने इलेक्ट किया। अब इंडिया में आपको पता है कि पीसीटी थ्रू आए हैं तो आपको 31 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है सबमिट करना होगा। आपने मान लीजिए 6 महीने बाद या 7 महीने बाद आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए आप आ गए यहाँ पर 1 जुलाई 2027 को आपने इंडिया में फाइल किया। इंडिया में कब फाइल किया, 1 जुलाई 2027 को। लेकिन पीसीटी के थ्रू कब आपने अप्लाई किया था, आपने अप्लाई कब किया था, 1 जनवरी 2027 को। तो यही आपकी फाइलिंग डेट होगी। ये नहीं होगी जो चाइना वाले सिटीजन ने अपनी कंट्री में अप्लाई किया, वो नहीं होगी। जो उसने इंटरनेशनली फाइल किया 1 जनवरी 2027, यही उनकी फाइलिंग डेट होगी। 1 जुलाई 2027 नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपका नेशनल फेज के थ्रू इंडिया में आया है। 1 जनवरी 2027 को इंटरनेशनल जो फाइलिंग डेट है वही आपकी फाइलिंग डेट होगी, और यही हमारे सेक्शन नंबर 7(1)(b) में बताना चाह रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 7(2). अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, where the application is made by virtue of an assignment of the right to apply for a patent for the invention, there shall be furnished with the application or within such period as may be prescribed after the filing of the application। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी जो डेफिनेशन है थोड़ा हमें उसको भी समझना पड़ेगा। देखिए वेयर, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, एक बार डेफिनेशन को एक बार अच्छे से पढ़िए, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा पढ़िए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो हम सेक्शन नंबर 7(2) की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा किससे रिलेटेड है दोस्तों, रूल 20 सब सेक्शन 1, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस डेजिग्नेटिंग एंड इलेक्टिंग इंडिया, जो अभी हमने बात करी सेक्शन नंबर आपका 7(1)(b), फाइलिंग डेट की बात करी। क्या कह रहे हैं, एन एप्लीकेशन करस्पॉन्डिंग टू एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी अंडर सेक्शन 7(1)(a) मे बी मेड इन फॉर्म 1। ठीक है, फॉर्म 1 का ही हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी आप फॉर्म फिल जो एप्लीकेशन आप देंगे, आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना पड़ता है, आपको फॉर्म नंबर 1 यूज़ करना पड़ता है। तो रूल नंबर 21 क्या कह रहा है, एन एप्लीकेशन करस्पॉन्डिंग टू एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर द पीसीटी अंडर सेक्शन सब 7(1)(a) मे बी मेड इन फॉर्म 1, फॉर्म 1 में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1)(a। जो कह रहा है वो जो मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन, तो वो आपको करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन कब मानी जाएगी, जब आप फॉर्म 1 के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन नंबर आपका 7(2), वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय वर्च्यू, ये भी बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, अगर मान लीजिए क्या है, मेड बाय वर्च्यू ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ द राइट टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट फॉर द इन्वेंशन, देयर शैल बी फर्निश्ड विद द एप्लीकेशन और विद इन सच पीरियड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन जो आपका है, आपका असाइनमेंट मतलब कि आपका जो असाइनी है वो एप्लीकेशन देता है, तो आपको जब देना होगा, कोई असाइनी अगर आपको एप्लीकेशन देगा तो उसके साथ में आपका दोस्तों प्रूफ भी लगेगा। उसके साथ आपका क्या लगेगा, उसके साथ दोस्तों आपका प्रूफ भी लगेगा। जो कुछ भी आप देंगे उसके साथ आपका प्रूफ लगेगा। और ये ऑलरेडी इन्होंने हमारे इसमें बोल रखा है सेक्शन नंबर 7(2) में, क्या बोल रखा है कि असाइनमेंट के बेसिस पे जो एप्लीकेशन आप देंगे तो उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई भी आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई भी आपको देना पड़ेगा। अब ये प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई आप कब दे सकते हैं, ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देयर शैल बी फर्निश्ड विद द एप्लीकेशन और विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब क्या प्रिस्क्राइब है आपको पता है, नहीं पता, अभी हम आगे आपको बता देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो ये प्रूफ देना पड़ेगा राइट टू अप्लाई, ये आपको देना पड़ेगा, या तो एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा, या तो आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा, या तो आपको जो प्रिस्क्राइब जो टाइम है उस पीरियड के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अब वो प्रिस्क्राइब टाइम कितना होता है, वो दोस्तों होता है आपका 6 मंथ्स। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो प्रिस्क्राइब टाइम आपका कितना होता है, 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट, फ्रॉम द फाइलिंग डेट, 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ठीक है, सेक्शन नंबर 7(2), जो भी अगर मान लीजिए कोई असाइनी है या कोई असाइनमेंट, मतलब मान लीजिए कि आप असाइनी जो है एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, तो आपको उसके साथ में ये प्रूफ देना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन जो है ये एक असाइनमेंट है। मतलब कि मैं असाइनी हूँ, मुझे अब ये ट्रांसफ़र कर दी गई और मैं ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ में प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ आप या तो एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है उस के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हैं। और प्रिस्क्राइब पीरियड होता है आपका 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हमारा है सेक्शन नंबर 7(3), बहुत सिंपल है, इसमें भी सेम वही चीज है। बोल रहे हैं एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल स्टेट दैट एप्लीकेंट इज इन possession of the invention and shall name
द क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो भी हमारा इन्वेंटर है, अगर मान लीजिए पहली चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा एप्लीकेशन के इसमें साथ में जो भी एप्लीकेंट है उसके पास ये होना चाहिए कि इन्वेंशन के पोजेशन में है, इन्वेंशन उसके ही नाम से है, अगर वो अपने आप को ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर मान रहा है तो। और अगर वो नहीं मान रहा है तो इसके लिए उसको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो हमारा जो एप्लीकेंट है अगर वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है तो उसको जो इन्वेंशन है वो उसके नाम पे होना चाहिए, उसके पोजेशन में होना चाहिए। पोजेशन इन द सेंस मतलब कि सबमिट किया होना चाहिए, उसका एक स्टेटमेंट सबमिट होना चाहिए, कोई वो फिजिकल पोजेशन की बात नहीं हो रही है। पोजेशन में होना चाहिए मतलब कि उसका एक डिक्लेरेशन सबमिट होना चाहिए। और दूसरी चीज, वेयर द पर्सन सो क्लेमिंग इज नॉट द एप्लीकेंट, और अगर वो एप्लीकेंट नहीं है और वन ऑफ द एप्लीकेंट्स भी नहीं है, द एप्लीकेशन शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन दैट द एप्लीकेंट बिलीव्स, मतलब आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उसमें एप्लीकेंट बिलीव करेगा द पर्सन सो नेम टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, वो बिलीव करेगा कि यही जो नाम है यही आपका ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन नंबर 7(3). देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर और चलेंगे ना पेटेंट एक्ट में, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे इनकी वर्डिंग्स जो होती है, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं इनका मतलब क्या होता है, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स स्टार्टिंग ही किए हैं, बेसिकली देखें तो चैप्टर नंबर आपका सेक्शन नंबर 6 और 7, अभी तो आगे बहुत सेक्शन है, तो अभी तो हम लोग बस जस्ट एंटर किए हैं पेटेंट एक्ट के अंदर। तो धीरे धीरे जब आप सेक्शन बस ऑलमोस्ट, अब आपको काफ़ी चीज़ें अब यहाँ से समझना शुरू होंगी, क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको जब आप धीरे धीरे और आगे चलेंगे और अंदर एंटर करेंगे पेटेंट एक्ट में, इसके बाद सेक्शन नंबर 30, 34, 35, 36 आगे जितना आगे जाएंगे, और 135 4 135, मतलब धीरे धीरे जब आप पहुंचेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, जो पूरा पेटेंट एक्ट है मैं ये आपको समझा रहा हूँ, बेयर एक्ट है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना। आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में जो आपने मैंने बोला है हैंड रिटन नोट्स बनाने। अब हैंड रिटन नोट्स के लिए आप सेक्शन नंबर 7(1)(b), सेक्शन नंबर 7(1)(b), आप ये पूरी इतनी डेफिनेशन तो नहीं लिखोगे ना, आप सिंपल लिखोगे कि यहाँ पे फाइलिंग डेट की बात हो रही है, और वो फाइलिंग डेट कौन सी होगी, जो आपने इंटरनेशनली फाइल किया है अंडर द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाइए एक लाइन में, बहुत यूजफुल होते हैं, मेरे पास ऐसे ही नोट्स हैं, मैंने खुद के बनाए हुए हैं। और कभी भी आपको अगर पढ़ाना भी है, या मान लीजिए मैं भी कोई चीज़ भूल जाता हूँ, बस एक अपना रजिस्टर ओपन किया, 1 सेकंड में याद आ जाता है, अच्छा ओके ये मैंने इस टाइम पे तुरंत याद आ जाता है सिर्फ एक लाइन से। तो इतना आपको नहीं करना है कॉम्प्लिकेटेड, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत काम आते हैं रिवीजन के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 7(4). कुछ भी नहीं, इसमें क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 7(4) में कह रहा है एवरी सच एप्लीकेशन, फिर से पढ़िए इसको ध्यान से, एवरी सच एप्लीकेशन, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको अभी छोड़ दीजिए, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय अ प्रोविजनल और अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मतलब कि ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन होगी, जो अभी हमने ऊपर बात करी है सेक्शन 7(1) से लेकर के 3 तक, जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन होंगी इनके साथ साथ या तो ये प्रोविजनल होंगी स्पेसिफिकेशन या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगी। और ब्रैकेट में क्या कह रहा है, नॉट बीइंग अ कन्वेंशन एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, और एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी डेजिग्नेटिंग इंडिया, ऐसी भी कोई एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन होगी उनके साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगेगा या फिर आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगेगा। फॉर्म नंबर 1 और 2 में मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है लास्ट क्लास में। अब ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए ये है आपके सामने, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या क्या सेक्शन है आपके, और उसके साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए जिससे कि आपको याद करने में आपके लिए आसानी रहे। सेक्शन नंबर 7(1) क्या कह रहा है, एवरी एप्लीकेशन, क्या बोल रहा है, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक इन्वेंशन और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और पेटेंट ऑफिस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस। ठीक है, मतलब जो, या ये समझिए ज्यूरिसडिक्शन, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा आप उसी की बात करेंगे, उसी पेटेंट ऑफिस की। अब ऐसा तो है नहीं आप मुंबई में रहते हैं और जाके जो है दिल्ली में अप्लाई करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, या आप दिल्ली में रहते हो आप जाके चेन्नई में अप्लाई करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में लगेगा, जो आपका एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहीं अप्लाई करना होगा। तो एक इन्वेंशन के लिए एक एप्लीकेशन, यहाँ पर हम एवरी एप्लीकेशन को हम लिख देते हैं 1 एप्लीकेशन फॉर 1 इन्वेंशन ओनली। और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि पहले से जो डिसाइडेड है, पहले से जो डिसाइडेड है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से जो डिसाइडेड है, जो कहाँ पर डिसाइडेड है भैया, रूल में दिया, रूल नंबर 8(1) में डिसाइडेड है। और ये कह रहा है आप इसके अकॉर्डिंग सेकंड शेड्यूल में आपको फॉर्म्स दिए गए हैं।
तो जो पहले से डिसाइडेड है, प्रीस्क्राइब्ड है, वो फॉर्म और प्लस पेटेंट ऑफिस, ठीक है। 7(1)(a) क्या कह रहा है? पीसीटी एप्लीकेशन डेजिग्नेटिंग इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन डीम टू बी एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मतलब कि अगर आप जो है इंडिया में आ रहे हैं, पीसीटी के थ्रू आ रहे हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करी जाएगी, वो भी आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल होगी, लेकिन कब होगी? जब आप एक करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया में भी कंट्रोलर के सामने सबमिट करेंगे, या बेसिकली ये समझिए नेशनल फेज में आप आएंगे, ठीक है। और आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1। फिर 7(1)(b) क्या कह रहा है? फाइलिंग डेट हमारी क्या होगी? वही होगी जो हमारी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट होगी अंडर पीसीटी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अंडर पीसीटी, अभी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी, क्या होगी, कब होगी, सब कुछ मैंने आपको बताया। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर है? अभी कुछ कुछ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। फिर सेक्शन नंबर 7(2) क्या कह रहा है? एप्लीकेशन बेस्ड ऑन असाइनमेंट। अगर एप्लीकेशन आपके असाइनमेंट पे बेस्ड है या कोई असाइनी आपका एप्लीकेशन दे रहा है, तब क्या होगा? आपको प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई आपको सबमिट करना पड़ेगा। या तो आप क्या करेंगे? आइदर विद द एप्लीकेशन, आइदर विद द एप्लीकेशन, आइदर विद द एप्लीकेशन और विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। तो प्रिस्क्राइब पीरियड कितना है दोस्तों? 6 मंथ्स है फ्रॉम द फाइलिंग डेट, 6 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग डेट, ठीक है। रूल नंबर 10 में डिफाइन है। इसके बाद देखिए 7(3) क्या कह रहा है? एप्लीकेंट मस्ट स्टेट पोजेशन प्लस नेम ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। मतलब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेंट नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी है आप ही है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 7(3) ये तो यही है, मैंने ऑलरेडी अभी आपसे बात कर ली, डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप इन्वेंटर नहीं हैं तो आपको ये, मतलब जो इन्वेंटर है वो एप्लीकेंट नहीं है, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं ही हूँ। और अगर आप हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो आपका इन्वेंशन होना चाहिए वो इन्वेंशन का पोजेशन आपके पास होना चाहिए, या इन्वेंशन आपके नाम से होना चाहिए, मतलब उसका पोजेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 7(4) क्या कह रहा है? एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट बाई प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया था, क्या दिया गया था? कन्वेंशन एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशन डेजिग्नेटिंग इंडिया आर एक्सक्लूडेड। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो कन्वेंशन एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशन उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन की हमने बात करी दोस्तों, इसमें क्या लगेगा? इसमें आपका प्रोविजनल लगेगा स्पेसिफिकेशन, या तो फिर आपका दोस्तों कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एकदम ईजी है और एकदम सिंपल है, कुछ भी ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें और बता देते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 7(2), इसको थोड़ा सा समझिए क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 7(2), क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जामिनर जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन नंबर 7(2) से। अगर असाइनमेंट वाला है तो जो प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई है ये आपका लगेगा विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए अगर एक एप्लीकेशन ने नेशनल फेज एंट्री ली पीसीटी के थ्रू और डेजिग्नेटिंग इंडिया है, ठीक है, तो जो आपका ये जो 6 मंथ जो है ये आपका कब से काउंट होगा? मैंने आपको बताया हुआ फ्रॉम फाइलिंग डेट, या ये समझिए एक्चुअल जो फाइलिंग डेट है, एक्चुअल जो हमारी फाइलिंग डेट है वहां से काउंट होगा, ठीक है। एक्चुअल फाइलिंग, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक्चुअल फाइलिंग डेट क्या होती है। मान लीजिए सपोज, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज राम है, राम श्याम मोहन सोहन, जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं। मान लीजिए इसने एक पीसीटी एप्लीकेशन एक फाइल करी 1 जनवरी 2026 को, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को इसने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी। पीसीटी मतलब क्या हुआ? ये पीसीटी फाइल करी मतलब क्या हुआ? यही हो गई इसकी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। क्या हो गई ये? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट, ठीक है। ये क्या हो गई दोस्तों? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। इसके बाद जो है इसने क्या बोला? इसने बोला कि चलो अब हम जाते हैं इंडिया में अप्लाई करते हैं। अब हम कहाँ अप्लाई करते हैं? अब हम इंडिया में अप्लाई करते हैं। इंडिया में मान लीजिए इन्होंने अप्लाई कर दिया आपका 12 महीने मान लीजिए, ठीक है। वो तो जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहता है। मान लीजिए नेशनल फेज इन्होंने कर दिया आपका 1 जुलाई 2025, ठीक है, नेशनल फेज में आ गए, नेशनल फेज में आ गए, इंडिया में आ गए नेशनल फेज में। कब इन्होंने किया? 1 जुलाई 2025 को। अब जो आपका जो 6 मंथ्स का जो पीरियड जो आपका काउंट होगा वो कहाँ से काउंट होगा दोस्तों? वो काउंट होगा 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग क्या? इंडिया में कब एक्चुअल डेट फाइल किया है?
जुलाई 2025, यहाँ से 6 मंथ्स, यानी कि आपका हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर 2025 तक आपको देना होगा। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो थोड़ा सा इसमें समझिएगा, ठीक है। जो फाइलिंग डेट की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल फाइलिंग डेट, वो तो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है, लेकिन जब इंडिया में उसने फाइल किया है तो उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको दोस्तों ये सबमिट करना होगा प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई, प्रूफ ऑफ राइट टू अप्लाई, ठीक है। सेक्शन नंबर हमारा 6 एंड 7 कंप्लीट। चलिए अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कवर करेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 8, 9 है, 10 है, 11 है। देखते हैं अगर एक क्लास में पॉसिबल हो पाया दोस्तों तो एक ही क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज इसका भी हम आपको 2 क्लास दे देंगे। और अभी थोड़ा सा बीच बीच में क्या है कि कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे चढ़ेंगे, फिर कुछ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक इन द सेंस ऐसे लेंगे कि फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे कुछ PYQs इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं। चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद आप बताइएगा, चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद PYQs करा लूँ या फिर आपको चैप्टर 4 भी कंप्लीट करा लें, उसके बाद हम आपसे PYQs एक आपको PYQ का सेशन प्रोवाइड करा दें। तो आप मुझे बताइएगा चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद या फिर चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।